एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जिस तरीके से मैंने गेट बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम में आपके लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक पूरा लिस्ट बनाया था, क्या मैं उसी तरीके की एक लिस्ट आपके लिए गैट बी के लिए बना सकता हूं क्या? तो बिल्कुल बना सकता हूं और यही काम मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। इसमें मैंने सभी टॉपिक्स के हिसाब से बेसिकली मैंने टॉपिक वाइज कैरेक्टराइजेशन किया हुआ है इस वीडियो में, जो कि जनरली लोग जो हैं वो जो मेन टॉपिक्स है वो बताते हैं, लेकिन मैं आपके साथ यहाँ पे टॉपिक वाइज कैरेक्टराइजेशन करने वाला हूं और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यहाँ पे आपको पता है कि अगर आपने गैट बी का सिलेबस अगर आपने वेबसाइट से एनटीए की वेबसाइट से उठाया होगा तो वहां पे जो गैट बी का सिलेबस है वो बहुत ही स्कैटर्ड फॉर्म में है। कोई टॉपिक कहीं दिया हुआ है, कोई टॉपिक कहीं दिया हुआ है और इसको फिर आप एक साथ पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है इसको, क्योंकि अगर टॉपिक्स इधर उधर है तो अगर आप एक बार कोई सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि सेल बायोलॉजी एक साथ खत्म कर दें, बट अगर आप सिलेबस देखें तो उसमें बहुत ऊपर नीचे है। तो मैंने उस सिलेबस को पूरी तरीके से एनालाइज किया और उसको टॉपिक वाइज बांट दिया है। तो यहाँ की इस वीडियो के अंदर आपको पूरे गैट बी के सिलेबस का कैरेक्टराइजेशन भी मिलेगा या उसका स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको ये भी मिल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स गैट बी के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है गैट बी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब आप देख सकते हैं कि इन टॉपिक्स को पढ़ने के साथ आप बहुत ही हाई यील्डिंग टॉपिक्स आपके तैयार हो जाएंगे और अगर आपके हाई यील्डिंग टॉपिक्स तैयार हो गए तो आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए चले जाएंगे और फाइनली सक्सेस को अचीव कर लेंगे। अगर हम देखें तो गैट बी का एग्जामिनेशन 20 अप्रैल को है। अभी हमारे पास काफी टाइम है, तो फरवरी चल रहा है, मार्च है और उसके बाद अप्रैल भी है, तो 2 महीने से ज्यादा का समय है हमारे पास। अगर हम देखें तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इस 2 महीने के अंदर अपनी तैयारी इतनी जबरदस्त कर लें कि एग्जामिनेशन में और अच्छा कर सके। बिना देर किए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि मैं सिलेबस को सिग्रीगेट कर रहा हूं यहाँ पे। जैसा कि मैंने बताया भी कि अगर आपने गैट बी का सिलेबस गौर से देखा होगा तो ये बात आप ऑब्जर्व कर पाए होंगे कि वहां पे जो सिलेबस है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ। यहाँ पे मैं यूनिट वाइज आपको स्ट्रक्चर वाइज या यूनिट वाइज आपके लिए सिलेबस को डिवाइड कर दे रहा हूं। ये फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का। नेक्स्ट पार्ट में जब हम लोग जाएंगे तो वहां पे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए सिलेबस का सेग्रीगेशन। अगर मैं यूनिट 1 ले लूं, जैसा कि आपके गैट बी के सिलेबस में कुछ नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी मैं इसको बांट रहा हूं आपकी सहूलियत के लिए, आसानी के लिए। तो यहां पे मैं देख सकता हूं बायोमोलिक्यूल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर इसको यूनिट में एक एक टॉपिक को अगर हम लोग देखते हुए चलें तो यहाँ पे बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, एक्शन पोटेंशियल एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस है, एंजाइम का क्लासिफिकेशन, काइनेटिक्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डिजाइन ऑफ मेटाबॉलिज्म। यानी कि यहाँ पे कार्ब्स, लिपिड्स, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे मैं मेटाबॉलिज्म को भी स्टडी कर रहा हूं तो मेटाबॉलिज्म में फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बायो एनर्जेटिक्स भी यहाँ पे आपको पढ़ना है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म है तो बायो एनर्जेटिक्स भी यहीं पे मैंने डाल रखा है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपकी यूनिट 1 में मैंने डाल दिए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं यूनिट 1 के लिए। नेक्स्ट अगर मैं चलता हूं तो माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन आ जाता है। इस माइक्रोबायोलॉजी में आप पहला देखिए वायरस है, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन, माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी, यहाँ पे बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंगस पढ़ना पड़ता है। मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबियल ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो देखिए रेस्पिरेशन आपका वहां पर भी कॉमन है। जब हम लोग अभी इससे पहले मेटाबॉलिज्म देख रहे थे तो वहां पर भी रेस्पिरेशन है। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन है और उसके बाद माइक्रोबियल डिजीजेज एंड होस्ट पैथोजन इंटरैक्शन। तो ये पोर्शन आपके आ गया माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं सेल बायोलॉजी। अब देखिए सेल बायोलॉजी में प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर, सेल साइकिल, सेल ग्रोथ कंट्रोल, सेल टू सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो ये सारी चीजें आपकी सेल बायोलॉजी के अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट चलता हूं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का पोर्शन काफी ज्यादा है सिलेबस में जो दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स और क्रोमोसोम, म्यूटेशंस वगैरह, न्यूक्लिक एसिड, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वगैरह सारी चीजें हैं यहाँ पे। मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जीन इंटरैक्शन, इसके अलावा कॉम्प्लीमेंटेशन, लिंकेज और इसके अलावा प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन भी इसी में है। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर, क्रोमोसोमल वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक डिजीजेस, ये सारी की सारी चीजें इसमें आ जाती हैं।
यूनिट नंबर 5 में देखिए तो बायोटेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आ जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी, देखिए माइक्रोस्कोपी के सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो इसी टेक्निक में आ जाते हैं। लाइट, इलेक्ट्रॉन फ्लोरेसेंट, सेंट्रीफ्यूगेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल, सीडीआईआर, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। रमन, एमएस, एनएमआर और प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी वगैरह इसमें आ जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस और माइक्रो अरे इसमें आ जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो इम्यूनोलॉजी का भी जो टॉपिक जो पूरा सिलेबस दिया हुआ है वो काफी ज्यादा वाइड है। इसको देखिए, हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी, इनेट, ह्यूमरल, सेल मीडिएटेड, एंटीजन, एंटीबॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी, फिर सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी एंड सिक्रीशन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये सारा का सारा पोर्शन आप देख सकते हैं, रीड आउट कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप इसकी सबकी फोटोग्राफ लेते चले, तो फोटोग्राफ ले लेंगे तो आपके पास पूरा जो सिलेबस है कैरेक्टराइज्ड पूरा सिलेबस, एनोटेटेड पूरा सिलेबस आपके पास आ जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए ये पूरा बायोइन्फॉर्मेटिक्स का पोर्शन है। अब इसके बाद नीचे देखिए ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड टेक्निक्स का पोर्शन है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वगैरह पूरा आ जाएगा। इसके बाद जो लाइब्रेरीज वगैरह है, सीडीएनए लाइब्रेरी, जीनोमिक लाइब्रेरी वगैरह का पूरा पोर्शन यहाँ पे आ जाता है। और भी इसके अलावा जो टेक्निक्स हैं, जो आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड टेक्निक्स हैं, वो सारी की सारी इस पोर्शन में आ जाएगी। तो अगेन मैं आपसे कहूंगा कि फोटोज लेते हुए चलिएगा ताकि आप कुछ चीज मिस ना करें। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में देखिए यहाँ पे टोटिपोटेंसी, रीजनरेशन ऑफ प्लांट, बेसिकली प्लांट टिश्यू कल्चर का पूरा पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस में आपके। नेक्स्ट एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में ये सारा का सारा पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है आपके, ठीक है। लास्ट में आ जाते हैं जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा लंबा चौड़ा है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर गौर करें तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है आपका गैट बी भी। तो जैसे गेट बायोटेक्नोलॉजी में हो रहा है ना, जैसे कि गेट बायोटेक्नोलॉजी में पिछले कुछ सालों से जो पूरा ट्रेंड है वो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की तरफ शिफ्ट होता चला जा रहा है, उसी की तरीके से गैट बी में भी अगर आप पिछले 2-3 साल में देखिए तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं, ठीक। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है आपके बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का। अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये सारा सिलेबस आपके जो सिलेबस में है वो दिया हुआ है, और मैंने प्रॉपरली इसको कैरेक्टराइज कर दिया है, एक एक जगह पे पॉइंट वाइज अरेंज कर दिया है। नेक्स्ट आ जाइए एडवांस प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, जो भी टिश्यू कल्चर से जो रिलेटेड जो चीजें वहां पे नहीं थी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, वो यहाँ पे ऐड करी गई हैं। और इसके अलावा जो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, सोमैटिक हाइब्रिड्स वगैरह की चीजें जो हैं वो यहाँ पे कुछ एडिशनल चीजें बना करके मैंने रख दी हैं। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा जो यूनिट नंबर 12 से। अब आप कुल मिलाकर के देखिए कि यहाँ पे 12 यूनिट्स हैं, और सिलेबस कितना जबरदस्त है, कितना ज्यादा सिलेबस है। अगर आप ले करके चलेंगे तो ये सिलेबस ऑलमोस्ट मैच कर रहा है आपके गेट के सिलेबस या सीएसआईआर के सिलेबस के। हाँ, सीएसआईआर में क्वेश्चन ज्यादा डीप आते हैं, लेकिन जो मटेरियल है वो बहुत ज्यादा है, ठीक। तो इसको देखने के बाद आपकी हालत क्या हो गई होगी? दया बेन जैसी हो गई होगी, जो कह रही है हे माता जी, इनके जैसी हालत हो गई होगी आपकी। लेकिन मैं आपके लिए आ गया हूं यहां पे, और आपकी हेल्प करने आ गया हूं। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा यहां पे कि आपको क्या क्या चीजें करनी है और किस तरीके से आप अटेन कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करके आप अटेन कर सकते हैं बेहतर मार्क्स। तो मेरी बात अब यहां से और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम यहां से डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं और किन टॉपिक्स के ऊपर हम पकड़ बना करके और अच्छे नंबर लेकर के आ सकते हैं। तो ये देखा आपने दया बेन को। अब मेरा रोल यहां से शुरू होता है, और मैं आ गया हूं, आपसे कह रहा हूं, मैं हूं ना, घबराने की क्या जरूरत है। मैं आपको बताऊंगा और आपके साथ साथ एक एक कदम पे चलूंगा और आपको गैट बी क्वालिफाई करवाऊंगा। तो देखिए मैं कह रहा हूं मैं हूं ना, और मेरे साथ साथ आप भी कहिए आप हैं, और आप तैयारी करेंगे जम करके उन सभी टॉपिक्स की जो मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर गैट बी प्रिपरेशन, और ये यूनिट वाइज टॉपिक्स मैंने अरेंज कर दिए हैं आपके लिए, सारे के सारे यूनिट वाइज टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो कोई भी जो चीज मैं यहां पे बोलने जा रहा हूं, जो चीजें अरेंज की हुई हैं, वो एज इट इज मैंने देख रखी हैं कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार आए हुए हैं यहां से क्वेश्चंस, तो इनको छोड़ने की मतलब गलती ना करिएगा आप एग्जाम में। चलिए अब यहां से मैं एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूं, और एक एक टॉपिक के बारे में आपको बताता चलता हूं कि किस तरीके से आपको क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है। तो देखिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में देखिए बायोमोलिक्यूल्स आपके कई सारे हो गए यहाँ पे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो प्रोटीन्स हो गया, जैसे कि आपके हम लोग बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स हो गया,
है ना। इस तरीके से आपके विटामिन्स वगैरह हो गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और जो विटामिन वगैरह हो गए, ये सारी के सारे जो चीजें हैं ये आपके बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड हो गया। तो अब इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए और इनके फंक्शंस के बारे में भी पता होना चाहिए। इन सभी के स्ट्रक्चर और फंक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं यहां पे बात करूं तो इसमें से भी अगर मैं कहूं तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है प्रोटीन। ठीक, तो प्रोटीन में क्या क्या आता है, आपके अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स और इनकी प्रॉपर्टी। तो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स और इनकी प्रॉपर्टी खास इंपॉर्टेंस यहां पे रखता है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट ये मान करके इसकी पढ़ाई करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता हूं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। अब देखिए ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का जो पूरा पोर्शन है ये आपके सेल बायोलॉजी से भी क्लैश करेगा। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आपकी मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज, उसकी फ्लूइडिक नेचर, क्या चीजें उससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस कर सकती है, क्या चीजें नहीं क्रॉस कर सकती हैं, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि प्रोटीन्स के केस में अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी आपको जरूर पता होनी चाहिए यहाँ पे। अब इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो एंजाइम्स बहुत खतरनाक टॉपिक है, बहुत बार आता है एग्जामिनेशन में, इसको छोड़ने की गलती नहीं करनी है। तो एंजाइम में क्या क्या पढ़ना है, इसका क्लासिफिकेशन, काइनेटिक्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और यहां पे एक पॉइंट और जोड़ लीजिए अगर मैं कहूं तो इनहिबिशन। ठीक है, नेक्स्ट आइए बेसिक कंसेप्ट्स एंड डिजाइन्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब देखिए यहां पे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमाइनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड्स तो है यहां पे। अब आपके पास अगर टाइम है तो इस पोर्शन को आप देखिए, क्योंकि अगेन आपका बहुत सारा टाइम आपका यहाँ पे प्रोटीन और एंजाइम ले जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो यू कैन गो फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, अमाइनो एसिड तो मैंने बोला इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, दिस यू हैव टू स्टडी। तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड तब मैं कहूंगा अगर आपके पास यहाँ पे टाइम बच जाता है तो। अच्छा, अगर मैं मेटाबॉलिज्म के बारे में यहाँ पे बात करूं तो आप वो देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस यहाँ पे मैंने लिख रखा है, रेस्पिरेशन भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो देखिए बेसिक अगर हम मेटाबॉलिज्म कहें तो मेटाबॉलिज्म बहुत लंबा चौड़ा है ना। तो मेटाबॉलिज्म में मैंने लेकिन इसमें से कुछ ही चूज किए हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मैंने चूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये तो 3 टॉपिक पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम मिले तो आप पढ़ सकते हैं। फिर आ जाइए बायो एनर्जेटिक्स पे। अब बायो एनर्जेटिक्स का मतलब क्या हो गया, वही जो थर्मोडायनेमिक्स वाला जो चैप्टर है, डेल्टा जी वगैरह का पोर्शन वहां पे आता है, कि इक्विलिब्रियम का पोर्शन आता है वहां पे। तो इन सारी चीजों को आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। तो जो जो मैंने यहाँ पे बताया, जिन जिन चीजों पे मैंने टिक किया और जिन जिन चीजों को मैंने बोला अगर टाइम हो तो वो पढ़ लीजिएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसकी फोटो खींच सकते हैं। तो मैं हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप इसकी फोटो ले सकते हैं। तो ये हो गया, वीडियो स्टॉप करके फोटो ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता हूं, आगे बढ़ता हूं और अगले टॉपिक के बारे में बात करता हूं। देखिए आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी। अब देखिए माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी से पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस की संख्या बढ़ी है। कब से? जब से कोरोना हुआ है उसके बाद से। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे इसीलिए वायरसेस लिखा है। अब वायरसेस में भी वायरस का स्ट्रक्चर, वायरस का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में भी अगर मैं बोलूं तो यहां पे आपका आ जाएगा बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन यहां पे जरूर पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए स्ट्रक्चर के केस में अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर में एनवेलोप क्या होता है, कैप्सिड क्या होता है, कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड्स पाए जा सकते हैं वायरस के अंदर, कौन सा एसेंशियल कंपोनेंट है, कौन सा नॉन एसेंशियल कंपोनेंट है, ये सारी की सारी चीजें वायरसेस से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब वायरसेस के कुछ एग्जांपल्स भी पूछ सकता है। पार्वो वायरस के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस के बारे में पूछा हुआ है। तो जो जो इंपॉर्टेंट आपके वायरसेस हैं उनको याद करिएगा, उनको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा और कम से कम उनके बारे में ये जरूर पता होना चाहिए कि उनका न्यूक्लिक एसिड का नेचर किस तरीके का है, तो वो जरूर पता होना चाहिए। तो पहली चीज हमारी खत्म हो गई। अब माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी में थोड़ा बैक्टीरिया के बारे में, अगर मैं बैक्टीरिया के बारे में भी बोलूं तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, क्यों? क्योंकि जब आप सेल बायोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पढ़नी ही होगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लगभग सेम ही हो गई, लेकिन सेल वॉल यहाँ पे एडिशनल है और वो बैक्टीरिया की सेल वॉल अलग होती है, आर्किया की सेल वॉल थोड़ी सी अलग होती है। ह्यूमन बींग्स में या यूकैरियोटिक सिस्टम में अगर हम जनरली देखें तो सेल वॉल कहाँ पाई जाती है, प्लांट्स को छोड़ दीजिए या आप
अगर फंजाई को छोड़ दीजिए तो सेल वॉल तो है नहीं नॉर्मल, अगर मेमिलियन सिस्टम के बारे में बात करें, एनिमल सिस्टम के बारे में बात करें तो इसके अलावा यहाँ पे देखिए एल्गी के बारे में। अब अलग अलग टाइप के एल्गी के अंदर फूड्स का जो स्टोरेज होता है वो अलग अलग होता है, तो वहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी के मेथड्स जो हैं, अब जैसे इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन तो आया नहीं है, लेकिन सिलेबस में दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी के मेथड्स जैसे कि जो आपके जो प्लेटिंग के जो अलग अलग टाइप के मेथड्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको लीव कर सकते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आपने अपना बीएससी के दौरान या बीटेक के दौरान इसको पढ़ा ही होगा और बहुत नॉर्मल यहाँ से क्वेश्चन आएंगे अगर आएंगे तो। अब देखिए इसके बाद आता है माइक्रोबियल ग्रोथ, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि माइक्रोबियल ग्रोथ से आपका न्यूमेरिकल आएगा, यहां से न्यूमेरिकल आएगा भैया, ठीक है। कैसे, किस तरीके का न्यूमेरिकल आएगा? nt इज इक्वल टू NO इंटू 2 टू द पावर n वाला जो फॉर्मूला है वहां से क्वेश्चन आता है यहां से, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा और मेटाबॉलिज्म तो देख ही लिया आपने। अब न्यूट्रिशन वगैरह से क्या मतलब है? जैसे कि अगर हम कहें कि जो मीडिया होता है बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी में, वो मीडिया कौन कौन से होते हैं, एनरिचमेंट मीडिया क्या है, इस तरीके का जो क्वेश्चंस आते हैं। मैकॉन्की के बारे में काफी ज्यादा पूछा जाता है, सेलेक्टिव मीडिया क्या होता है, इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको देखिएगा। एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन देखिए अगेन टॉपिक क्लैश कर रहा है, तो आप इसको लीव कर सकते हैं, लेकिन खासकर यहाँ पे देखिएगा कि जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है या फर्मेंटेशन के बारे में अगर हम बात करें तो वहां से कितना एटीपी मिलता है, किस किस टाइप के एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो होते हैं, इन सब चीजों को थोड़ा पढ़िएगा। और सबसे खास जो है आपकी माइक्रोबायोलॉजी में वो टॉपिक है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है। यहाँ पे तो कई एक बार क्वेश्चन आए हैं। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजनेज एंजाइम या नाइट्रोजन रिडक्टेज एंजाइम के बारे में पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ से कितना एटीपी खर्चा होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स खर्चा होते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, मैंने यहाँ पे 8 लिखने लगा, यहाँ पे कितने सारे के सारे कितनी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में, और इसके अलावा कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स। अब ऑर्गेनिजम्स में भी अगर हम लोग देखें तो क्या फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि आपके सिम्बायोटिक हैं, इस तरीके की चीजें जो है यहां से काफी ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक। तो अगेन ये हो गया आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर माइक्रोबियल डिजीजेस, देखिए इसका तो कोई और छोर ही नहीं है, कहीं से भी कुछ भी डिजीज उठा के पूछ सकता है। और ज्यादातर केसेस में हम देखे हैं कि यहां से हम मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो यहां से ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसकी तैयारी कर लीजिएगा। होस्ट पैथोजन इंटरैक्शन अगेन इंपॉर्टेंट है। होस्ट पैथोजन इंटरैक्शन में मतलब समझ लीजिए कि आपका जो पैथोजन जो है वो किस तरीके के साथ इंटरैक्शन कर रहा है। अलग अलग बहुत टाइप के इंटरैक्शंस होते हैं होस्ट और पैथोजन में, प्रेडेटर और प्रे टाइप का जैसा हो गया, वो आपका इस तरीके की चीजें आप देख सकते हैं। और बेसिकली किस तरीके से जो पैथोजन है वो अटैक करता है, मैकेनिज्म क्या है, ये सब चीजें यहाँ पे हैं, तो आप देख सकते हैं इसको अगर आपके पास टाइम हो तो, ठीक है। तो ये हो गया, हमने देखा कि माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये बताया, क्या क्या टाइम हो तब देख लीजिएगा ये बताया। इसका भी एक जल्दी से एक फोटो क्लिक कर लीजिए, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपने फोटो ले लिया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं, माइक्रोबायोलॉजी से आगे बढ़ता हूं और देख लेते हैं सेल बायोलॉजी के बारे में। तो देखिए सेल बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा क्वेश्चंस यहां से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के ऊपर पूछे जाते हैं। अब सेल स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उसका ऊपर, अब बेसिकली अगर हम देखें तो यहां से हमसे पूछा जाता है कि आप ऑर्गेनील्स के बारे में बताइए, ऑर्गेनील्स के बारे में। अब आपको पता ही है ना कि ऑर्गेनील्स जो है वो यूकैरियोटिक सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। प्रोकैरियोटिक सिस्टम में इस तरीके के ऑर्गेनील्स वैसे पाए नहीं जाते। अब हर एक ऑर्गेनील का आपको फंक्शन पता होना चाहिए, अगर फंक्शन नहीं पता है तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अब जैसे कि बहुत बार आया हुआ है राइबोसोम्स के ऊपर क्वेश्चन, तो बेसिकली आप देख सकते हैं ना राइबोसोम्स तो अलग है ना, बेसिकली यूकैरियोटिक सिस्टम में अगर हम राइबोसोम देखें और प्रोकैरियोटिक सिस्टम का राइबोसोम देखें तो दोनों अलग अलग है। तो उस तरीके का एक क्वेश्चन आ सकता है,
ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियस का फंक्शन, न्यूक्लियोलस का फंक्शन, इसके अलावा जो क्रोमोसोम्स हैं वो किस रीजन में पाए जाते हैं, हीटेरोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, इन सब चीजों का जो पोर्शन है वो यहां से आपको पूछा सकता है। ऑर्गेनील्स जरूर पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सेल साइकिल एंड सेल ग्रोथ कंट्रोल। अब देखिए सेल साइकिल अगेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेल साइकिल में अगर आपको पता हो तो आप बेसिकली यहाँ पे सेल डिवीजन तो है, तो यहाँ पे एक चीज तो है सेल डिवीजन, ये तो पता होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और ये तो बहुत आसान सा टॉपिक होता है कि आप माइटोसिस और मियोसिस के बारे में पढ़ लेते हैं, बट इतना आसान ये नहीं है। माइटोसिस, मियोसिस ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं कि सेल साइकिल में क्या आ जाएगा, तो यहां पे आपको साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्सेस वगैरह के बारे में आइडिया होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया आपका साइक्लिन सीडीके, और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो जो सेल की साइकिल करवाने में प्रॉपरली इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में मैं यहां पे बात कर रहा हूं। तो साइक्लिन सीडीके, हर स्टेज में कौन सा साइक्लिन कौन सा सीडीके काम करता है, किस तरीके से वो स्टेज आगे बढ़ती है, कौन कौन से ऐसे जिसको हम बोलते हैं ना कि जो कंट्रोल रीजन्स हैं, है ना, वो कौन कौन से हैं, एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एपीसी क्या होता है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पे। सेल ग्रोथ का कंट्रोल किस तरीके से, यानी कि सेल की ग्रोथ के लिए, कंट्रोल के लिए कौन कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। अब सेल टू सेल कम्युनिकेशन देखिए, सेल टू सेल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक सेल दूसरे सेल से किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है आपके जंक्शंस की, जंक्शंस, और यहाँ पे आ रहा है आपका सिग्नलिंग। अब देखिए सिग्नलिंग तो वैसे बहुत सारी तरीके की सिग्नलिंग है, मैं आपको कम से कम 2 टाइप की सिग्नलिंग जरूर पढ़ने को बोलूंगा। कौन कौन से टाइप की सिग्नलिंग, कम से कम आप जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में पढ़िएगा, और दूसरी चीज आपको पढ़नी चाहिए थाइमिडीन काइनेज के बारे में। इन 2 चीजों के बारे में तो जरूर पढ़ के जाना है। और इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स। टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स का मतलब क्या हो गया भाई, देखिए पोलर और नॉन पोलर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। पोलर लाइगेंड्स कौन कौन से हैं, नॉन पोलर लाइगेंड्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं तो देखिए कि जो आपके सेकेंडरी, जैसे कि साइक्लिक एएमपी है, सेकेंडरी मैसेंजर्स जिनको हम कहते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स, इनके ऊपर काफी क्वेश्चंस आता है। तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स, बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब फाइनली जो हो गया सिग्नल ट्रांसडक्शन हो गया, ऑलमोस्ट सेम ही बातें हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। इतना ही बेसिकली यहाँ पे देखना है, ये इतना ही बहुत ज्यादा है बेसिकली, तो इतना देखना है। बाकी सेल जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है वो आप सेल सिग्नलिंग के ही अंदर कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, तो इसका एक इमेज ले लीजिए जल्दी से, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा सेल बायोलॉजी का पोर्शन, उम्मीद है कि आपने इमेज ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के पोर्शन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में क्या क्या है। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। अब देखिए यहां से अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम हो गया। अब इसके अलावा बहुत बार क्वेश्चन आया है मेटाफेजिक क्रोमोसोम के ऊपर। मेटाफेजिक, आपको पता है ना, मेटाफेजिक क्रोमोसोम जो होता है सबसे अच्छा विजुअलाइजेशन वहां पे हो जाता है मेटाफेजिक क्रोमोसोम के अंदर। इसके अलावा क्रोमोसोम में कौन सा पोर्शन जो है वो सेंट्रोमियर कहलाता है, कौन सा पोर्शन टीलोमियर कहलाता है, ये सारी की सारी चीजें। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स, अब बेसिकली जीन क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इसी के अंदर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर हमें पता होना चाहिए म्यूटेशंस एंड म्यूटाजेनेसिस। अब म्यूटेशन तो हर एग्जाम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, अलग अलग टाइप के म्यूटेशंस होते हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। म्यूटेशंस के बारे में अलग अलग टाइप के, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे अल्कालाइटिंग एजेंट्स के बारे में पूछ लिया, या आपसे पूछ लिया कि ईएमएस का फंक्शन क्या होता है, या आपसे पूछ लिया 5 ब्रोमोयूरेसिल का मतलब क्या होता है। इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं अक्सर, तो म्यूटेशन इंपॉर्टेंट है। म्यूटाजेनेसिस आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस वगैरह है, वहां से ज्यादा क्वेश्चंस तो आते नहीं है, लेकिन म्यूटेशन जरूर पढ़िएगा। अब इसके अलावा अब सभी को रेप्लिकेशन पता होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पता होना चाहिए, रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक, अब यहां से भी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जो एंजाइम के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं।
कौन सा एंजाइम या कौन सा प्रोटीन जो है वो कौन सा रोल प्ले कर रहा होता है, इसके ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। फिर आ जाइए आप मेंडेलियन इनहेरिटेंस एंड जीन इंटरैक्शन। देखिए मेंडेलियन इनहेरिटेंस पे उतने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, और अगर पूछे भी जाएंगे तो बेसिकली आपका न्यूमेरिकल फॉर्म का क्वेश्चन आएगा। अब न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसा क्वेश्चन आएगा, जैसे कि टेस्ट क्रॉस वगैरह, मैंने अभी रिसेंटली एक बार देख रहा था तो टेस्ट क्रॉस के ऊपर एक क्वेश्चन मुझे दिखाई दिया, तो जो भी उसके फॉर्मूलाज वगैरह दिए हुए हैं उसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं आते। अब जीन टू जीन इंटरैक्शन में भी मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखे हैं, ठीक। तो जो जीनिक इंटरैक्शन है एक जीन दूसरे जीन के साथ, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, डोमिनेंस और रिसेसिव का जो इंटरैक्शन है तो वो, या कोडोमिनेंस का जो इंटरैक्शन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो इंटरैक्शन है, वो सारा जीन टू जीन इंटरैक्शन है, उतना ज्यादा पूछा नहीं जाता। मैंने जितना बताया वो देख लीजिएगा। जीन ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जेनेटिक डिजीजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव, कौन कौन सी डिजीजेज हैं, और फिर इनका जो बेसिकली इनका जो, अगर हम आपने देखा होगा ना पेडिग्री वगैरह के बारे में भी इस तरीके से पूछा जाता है कि एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है, कैसे प्रोग्रेस कर रही होगी, इस तरीके के क्वेश्चन से। बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है डीएनए डैमेज एंड रिपेयर, प्योर एंजाइम के ऊपर क्वेश्चन आता है यहां से। अब डीएनए ग्लाइकोसाइलेज जो है वो किस में काम करता है, इस तरीके का क्वेश्चन है। एपी एंडोन्यूक्लियस किस पे काम करता है, ये सब क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ठीक। तो ये उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसकी फोटोग्राफ खींच लीजिए या तो उम्मीद है कि फोटो भी ले ली होगी। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हो गया हमारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर, बायोटेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए माइक्रोस्कोपी तो पढ़ना ही चाहिए। माइक्रोस्कोपी में आपको लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी दोनों पता होने चाहिए। लाइट माइक्रोस्कोपी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, इसके अलावा आपका फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, इसके अलावा आपका कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। इनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं सभी के ऊपर, तो आप ये आराम से मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जाकर के सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस है, बहुत सारी चीजें जो है आपको डायरेक्टली मेरे वीडियोस से ही मिल जाएंगी। तो अगर आप कोई टॉपिक ढूंढ रहे हैं तो उसको पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर लीजिए, वहां से मोस्ट प्रोबेबली आपको टॉपिक मिल जाएगा और वहां से पढ़ लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक। और क्योंकि मैं जब पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे तो मैं उसी तरीके से पढ़ाता हूँ और उतने ही कंटेंट को डिलीवर करता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको पता होना चाहिए। तो इधर उधर की चीजें मैं नहीं डालता यूट्यूब में भी, तो ताकि स्ट्रिक्टली स्टूडेंट को वो चीजें पता चल पाए जो उसको जरूरत हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। सेंट्रीफ्यूगेशन का जो फॉर्मूला होता है आपका, है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। देखिए वी वाला जो फॉर्मूला होता है, जो कितने रेट से जो है कोई चीज जो है वो सेडिमेंट डाउन होती है, वो चीज यहां से पूछी जा सकती है सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेंट्रीफ्यूगेशन के जो टाइप्स होते हैं वो पूछे जा सकते हैं, ठीक। प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो आपको यूवी विजिबल याद आएगा, इसके अलावा इंफ्रारेड याद आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका सीडी याद आएगा। तो मैं यूवी विजिबल और आईआर के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, चेक कर लीजिएगा, वहां से जाकर के पढ़ लीजिएगा। सीडी के ऊपर मोस्ट प्रोबेबली तब तक बना दूंगा, अभी इन दोनों के ऊपर अवेलेबल है, इसको पढ़ लीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्लैश भी करेगा आपका बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में। तो क्रोमेटोग्राफी अगेन मैं इसके सारे के सारे वीडियोस बना चुका हूं, जितने भी वीडियोस हैं क्रोमेटोग्राफी के वो सारे बन चुके हैं, उसको जाकर के आप वहां से पढ़ सकते हैं। चाहे आप जिस भी साइज एक्सक्लूजन की बात करें, चाहे आप आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की बात करें, सबका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। फिर आ जाइए इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस आपका प्रोटीन से रिलेटेड हो सकता है या डीएनए से रिलेटेड हो सकता है, दोनों के ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं, आप इसको पढ़ सकते हैं वहां से जाकर के, ठीक। तो ये सारे बायोटेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम माइक्रोस्कोपी में बात कर रहे हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि रिजोल्यूशन क्या होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, रिजोल्यूशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए, और किस तरीके से वो एनए के ऊपर डिपेंड करता है, न्यूमेरिकल अपर्चर के ऊपर, और किस तरीके से आपका लैम्डा के ऊपर डिपेंड करता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं इम्यूनोलॉजी के बारे में। अब इम्यूनोलॉजी में
देखिए सिलेबस आपको याद होगा बहुत वाइड था, मैंने उसको बिल्कुल छोटे छोटे इसमें तोड़ लिया है। अब इन्नेट, ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, क्या फीचर्स हैं, क्या सेल्स हैं। आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है, क्या फीचर्स हैं, कौन सा सेल है। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में कौन क्या क्या फीचर्स हैं और कौन से सेल्स हैं, ये बात पता होनी चाहिए। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे एग्लूटिनेशन हो गया और आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया। इनके बारे में मैं इनके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। देखिए इसके बारे में भी बना चुका हूं, इसके बारे में भी बना चुका हूं। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इम्यूनोलॉजी से ये है। इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में देख लीजिएगा डायरेक्टली जाके। एमएचसी के बारे में भी वीडियो बना चुका हूं, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। एमएचसी 1 क्या करता है, एमएचसी 2 क्या करता है, किस टाइप के रिएक्शन में ये दोनों यूज होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना भी मैंने इम्यूनोलॉजी में बताया है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इम्यून रिस्पॉन्स रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर्स, जो आपके जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में अक्सर पूछा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम कहें तो आप यहां पे एक चीज और जोड़ सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी। तो यहां पे मैं जोड़ देता हूं हाइपर सेंसिटिविटी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक और टॉपिक मैंने ऐड कर दिया इम्यूनोलॉजी में। तो ये तो आप इम्यूनोलॉजी की फोटो ले सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इम्यूनोलॉजी। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। देखिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स का टॉपिक लिमिटेड है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से डेटाबेस से आते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिसोर्सेज क्या क्या है, जैसे कि एनसीपीआई के बारे में पूछा जा सकता है, और अलग अलग जो सॉफ्टवेयर्स हैं या टूल्स हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से अलाइनमेंट के बारे में पूछा जाता है। अब जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली एक मिनट की कीमत का वीडियो मैंने डाला था, उसमें मैंने एफाइन गैप स्कोर निकालना सिखाया था। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आप गैप जब क्रिएट होता है तो गैप क्रिएट करने की वजह से जब आप सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं तो उसमें बदलाव आ जाता है। तो ये चीज जरूर देखना है क्या किस तरीके से। तो ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियोस डाल चुका हूं, जैसे कि लास्ट मेरा 1 मिनट की कीमत है, आप देखेंगे तो एफाइन गैप स्कोरिंग टेक्निक आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट जीनोमिक एंड प्रोटियोमिक स्टडी। तो ये देखिए, तो आप ऑलरेडी मॉल बायो में पढ़ करके ही आ रहे हैं। मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स एंड एस्टिमेशन आप छोड़ सकते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता मुझे लगता है, ठीक है। तो ये इतनी चीजें अगर आपने पढ़ा तो मुझे लगता है कि आपका काम चल सकता है यहां से। नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन, इसका फोटो ले लीजिए। तो इसको कंप्लीट हो गया है, इसका बायोइन्फॉर्मेटिक्स का फोटो ले लीजिएगा। नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स। अब देखते हैं कि मॉल बायोटेक्निक्स में क्या क्या चीजें हैं। मॉल बायोटेक्निक्स में देखिए रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन, कौन कौन से वेक्टर्स क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, कौन से वेक्टर्स एक्सप्रेशन वेक्टर्स हैं, इनके बारे में क्वेश्चंस आता है। तो प्लाज्मिड जैसे है, या इसके अलावा जो आपका जो जैसे कि बैक है, यैक है, ये किस टाइप के वेक्टर्स हैं, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। डीएनए सीक्वेंसिंग, जो अलग अलग टाइप की सीक्वेंसिंग का प्रोसेस है, मैक्सन गिलबर्ट हो गया, तो सैंगर सीक्वेंसिंग हो गया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, मैं ऑलरेडी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर वीडियो डाल चुका हूं। अब जीन का क्लोनिंग के ऊपर ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं। बहुत सारे वीडियोस में आपके जो रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन सिस्टम में कंप्लीट पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। पीसीआर के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस डाल चुका हूं। जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज के ऊपर बहुत सारे वीडियोस डाल चुका हूं। तो जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से मेथड, इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है, कॉन्जुगेशन किस तरीके से होता है, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरीके के किस तरीके से जीन का ट्रांसफर हो सकता है। जीन थेरेपी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी के लिए आप छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें यहां से इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं, इसको याद रखिएगा। तो इसको भी फोटो ले सकते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स में। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा क्या क्या करना है। नेक्स्ट आ जाइए प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में। अब देखिए प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में आपका प्लांट टिश्यू कल्चर एंड एप्लीकेशंस पूरा टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्लांट टिश्यू कल्चर में खासकर आपको पता होना चाहिए अबाउट द जो हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से ग्रोथ हार्मोन्स हैं, और खासकर आपका फोकस होना चाहिए आपका ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन पे।
ऑक्सिन और साइटोकाइनिन पे आपका फोकस होना चाहिए। इसके अलावा प्रोडक्शन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स के थ्रू कौन कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि आपका एल्कलॉइड हो गया, एक एग्जांपल हो गया, है ना। तो ये याद होना चाहिए, इनका रोल क्या होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, ये पता होना चाहिए। ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। अब देखिए, मैं ऑलरेडी ट्रांसजेनिक प्लांट्स के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर चुका हूं, आप इसको यहां से देख करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसका इंपॉर्टेंस भी, जैसे कि मैंने अभी 2 वीडियो ऑलरेडी डाल दिए हैं इसके ऊपर, ट्रांसजेनिक प्लांट के ऊपर। एक तो आपका ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट प्लांट्स के ऊपर डाल दिया है, और दूसरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैंने क्राई जो प्रोटीन्स हैं, यानी कि आपका इंसेक्टिसाइडल या इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट जो होते हैं, बीटी बेसिकली, उनके ऊपर भी वीडियो डाल चुका हूं, तो उसको भी देख सकते हैं आप, डायरेक्टली यहां से जाके पढ़ सकते हैं, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर, तो बेसिकली एक तरीके की वही बात हो गई कि अलग अलग टाइप के जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं उनके बारे में, तो ये कुछ ऐसा नया अलग नहीं है। क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि क्रायो प्रिजर्वेशन के ऊपर एक वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर के आऊं, ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। तो ये हो गया आपका प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन। तो इसका एक फोटो खींच सकते हैं आप, जल्दी से एक फोटो ले लीजिए इसका। चलिए अब आगे चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। देखिए, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम कुछ छोड़, बहुत मुश्किल से मैंने इतनी जो टॉपिक्स हैं वो चॉक आउट किए हैं। तो आप अगर पीछे काउंट करेंगे तो जाकर के तो 45-46 टॉपिक्स हो गए थे, लेकिन हम इसमें देखिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं बता सकते कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, धीमे धीमे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की तरफ चीजें बढ़ रही। तो आपने देखा होगा सिलेबस में तो बहुत ज्यादा कुछ दिया हुआ है, मैं तब भी उसको चॉक आउट करके बहुत छोटे में लेकर के आया हूं। तो जल्दी जल्दी मेरे साथ ये टॉपिक्स देख लीजिए, और आपको किस तरीके से पढ़ना है वो भी मैं बता दूंगा, उसका भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो केमिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स अप्लाइड टू बायोलॉजिकल सिस्टम्स। तो बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है, जैसे जो केमिकल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो वो किस तरीके से, अगर बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर हम कंसिडर करें तो क्या है, बेसिकली स्टोइकियोमेट्री वगैरह या इलेक्ट्रॉन बैलेंस वगैरह, मास बैलेंस वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, मास एंड हीट ट्रांसफर, अगेन इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला है यहाँ पे, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, न्यूमेरिकल आ सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट, रियोलॉजी ऑफ फर्मेंटेशन फ्लूइड्स, ठीक है। तो रियोलॉजी का मतलब क्या होता है, फ्लूइड्स की स्टडी होती है बेसिकली, उसको पढ़ना है। एजिटेशन क्या होता है, एरेशन क्या होता है, मीडिया फॉर्मुलेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। तो माइक्रोबियल ग्रोथ आप पढ़ चुके, मीडिया फॉर्मुलेशन भी आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ चुके हैं, तो माइक्रोबियल ग्रोथ भी आप पढ़ चुके हैं, तो चाहे आप यहां पढ़ लीजिए चाहे माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ लीजिए। सबस्ट्रेट किस तरीके से यूटिलाइज होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होता है। बेसिकली सबस्ट्रेट का यूटिलाइजेशन मतलब क्या हो गया, धीमे धीमे सबस्ट्रेट क्या हो रहा है, वो कम होता चला जा रहा है। सबस्ट्रेट को अगर आप एस मान लो, ds/dt है ना, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, dp/dt, टाइम के हिसाब से प्रोडक्ट बनता चला जा रहा है, ठीक। स्टेरिलाइजेशन ऑफ एयर एंड मीडिया, स्टेरिलाइजेशन के ऊपर कॉन्सेप्ट, अलग अलग टाइप के जो प्रोसेसेस हैं, बैच, फेड बैच, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये वेरियस टाइप ऑफ माइक्रोबियल एंड एंजाइम रिएक्टर्स जो अलग अलग टाइप के हैं, जैसे फ्लूइड बेड जैसे हो गया आपका, जैसे आपका जो नॉर्मल CSTR का जो रिएक्टर है उसके बारे में। तो इसके अलावा लिक्विड एक्सट्रैक्शन के बारे में क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, पूछा जा सकता है। स्केल अप बहुत इंपॉर्टेंट, अब की बार आपने बायोटेक्नोलॉजी में देखा भी, गेट बीटी में स्केल अप के ऊपर क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। इसके अलावा अपस्ट्रीम जो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्शन है, यानी कि किस किस मेथड से आप डाउनस्ट्रीम प्रोडक्शन कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, वो सारी चीजें आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो काफी चीजें यहाँ पे ओवरलैप कर रही हैं। नेक्स्ट, इसकी जरूरत नहीं है बायो प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट लैब इंडस्ट्रियल्स के लिए, बेसिकली आप यहाँ पे प्रोसेस स्केल अप आप देख ही चुके हैं, तो वही कंप्लीट हो जाएगा। तो माइक्रोबियल एनिमल एंड प्लांट सेल कल्चर प्लेटफॉर्म, किस तरीके से आप कल्चरिंग करेंगे, कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे, कौन से टाइप का फर्मेंटर का इस्तेमाल करेंगे अगर आपको एनिमल कल्चर करना है, प्लांट करना है तो। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ बायोमास प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अगर आप जो आपका माइक्रोब्स है उनका सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है वो कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। थोड़ा बहुत यहाँ पे आप बायोफ्यूल्स के बारे में पढ़ सकते हैं, बायोप्लास्टिक के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये चीजें जो है आप जो बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, प्लांट बीटी वाला पोर्शन, वहां से भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा लार्ज स्केल प्रोडक्शन प्यूरिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी वगैरह बोला गया है, तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इमोबिलाइजेशन, एंजाइम इमोबिलाइजेशन, ये नहीं पढ़ा है तो ये यहाँ से पढ़ना पड़ेगा।
इसके अलावा बायो रेमिडिएशन, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ये इसमें से बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। रियोलॉजी पढ़ा चुका हूँ, एजिटेशन एरेशन पढ़ा चुका हूँ, इसके अलावा मैं काइनेटिक्स पढ़ा चुका हूँ। तो आप पूरी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की एक प्लेलिस्ट है जिसमें कि मुझे लगता है कि 38 या 39 वीडियोस आए हुए हैं, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। मेजर चीजें आपकी यहाँ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की कवर हो सकती हैं, लेकिन उसमें जहां पे जो भी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट है सारी चीजें नहीं है, उसमें बहुत वाइड सिलेबस है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का। कुछ चीजें मैंने ऑलरेडी वहां पे समझाई हुई, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में अगर आपको डर लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये मेरी एक बुक है, बेसिकली काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं इसको स्टूडेंट्स। तो इसमें सारी की सारी चीजें जो कुछ भी हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के गेट के सिलेबस के हिसाब से, गैट बी के सिलेबस के हिसाब से मैंने ऑलरेडी बना करके लिख रखी है, और ये बेसिकली हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में है। तो ये अमेजोन पे अवेलेबल है। नाम क्या है इस बुक का? कॉम्प्रिहेंसिव हैंड रिटन नोट्स ऑन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये अमेजोन पे अवेलेबल है और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। मुझे लगता है कि 315 के अराउंड आपको अमेजोन के ऊपर ये मिल जाएगी। अमेजोन से जाकर के आप इसको परचेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है कि गैट बी के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। गेट के एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स ने इसको काफी ज्यादा पसंद किया। आप पढ़ सकते हैं जाकर के, इसके ऊपर रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा इफेक्टिव बुक है। इसके अलावा अगर आपको पार्टे में दिक्कत लग रही है तो पार्टे में मैं यहाँ पे बता सकता हूं कि आपका मैंने एक और बुक तैयार की थी जो कि कंपाइल्ड फिजिक्स नोट्स है, मेरी कॉम्प्रिहेंसिव हैंड रिटन नोट्स ऑन फिजिक्स है बुक का नाम। और यहाँ पे मैंने गैट बी, IIT जैम, टाइफर, जेजीबिलीस, एम्स, CUET, PG के लिए एक बुक बनाई हुई है जिसमें फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज, वर्कड प्रॉब्लम्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, जो ट्रिक वाले फॉर्मूलाज हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। इसका भी कॉस्ट जो है वो वही अराउंड 315 के अराउंड आपको इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस आपको वहां पे मिल जाएगा। अगर आपको जो जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए और उसके अलावा अगर आपको और भी यूजफुल टॉपिक्स पढ़ने हैं, आपकी अपनी स्टडी जो है वो आपको इनहैंस करनी है, बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करनी है, तो मैं ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूं क्रैश कोर्स फॉर गैट बी 2024। आपको पता ही है कि मैं ज्यादा स्टूडेंट्स का इंटेक करता नहीं और जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अच्छी जगह पे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग डेट इसकी 28 फरवरी है, मैं ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूं। इनटेक जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ 25 स्टूडेंट्स का होगा और ऑलरेडी मुझे लगता है कि 12-13 सीट्स जो है वो ऑलरेडी फिल भी हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि ज्यादा दिन तक ये चलेगा नहीं, अभी हमने रिसेंटली अनाउंस किया था। तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, फ्री टेस्ट सीरीज है, इन टाइम कोर्स कंप्लीशन है, फ्री रिवीजन है। इसके अलावा लाइफ टाइम नोट्स, आपके जो नोट्स होंगे वो आपको लाइफ टाइम मिल जाएंगे। रिकॉर्डिंग्स जो होंगी वो गैट बी के एग्जाम तक होंगी। इसके अलावा रिकॉर्डिंग्स ऑफ ईच क्लास, आपके हर क्लास की यहाँ पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। गैट बी PYQs भी यहाँ पे आपको करवाए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ज्यादातर स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि गैट बी की काउंसलिंग थोड़ी सी टिपिकल होती है। आप के पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि समझ में नहीं आता कि हम कहाँ पे अप्लाई करें, कहाँ पे अप्लाई नहीं करें। तो उसमें भी मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूं, आपकी पूरी हेल्प करने वाला हूं कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सी कॉलेज नहीं लेना है। तो ये हो गया गैट बी का क्रैश कोर्स। इसका जो प्राइस है अगर मैं बताऊं तो प्राइस इसका जो हमने कोट किया हुआ है वो काफी अफोर्डेबल है। इस बार जो प्राइस है वो पुराने प्राइस को ही मैच कर रहा है। आई मीन पिछले साल के प्राइस को हमने प्राइस कोई इंक्रीज नहीं किया हुआ है। तो जो प्राइस है यहाँ पे ₹3,999 रुपीज का ये कोर्स है और इसमें हम लोग पूरा पढ़ाएंगे भी और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी होगा। जैसे कि मैंने बताया है कि यहाँ पे रिवीजन भी पूरा का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बोलूं कि आपको अगर मुझे कांटेक्ट करना है, ज्वाइन करना है ये कोर्स, तो बहुत अच्छा चांस है अभी आपके पास। तो मेरा कांटेक्ट नंबर 8299134528। तो ये हमारा कांटेक्ट डिटेल है, 8299134528। आप इस पे कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। हम और भी इसी तरीके से गैट बी के ऊपर बहुत अपडेट्स लाने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।